Hello students, today we are starting class 12th assignment of maths of January month. So यहाँ पर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. What is constant in linear programming problem and solve the following linear programming problem graphically. So पहले चेक करते हैं what is constant. Constant is a limitation which decide the graph to develop according to the limit. कि जो भी ग्राफ प्रोड्यूस होगा या बनेगा वो किसी एक लिमिट से अपर होगा या उस लिमिट से लोअर होगा. ओके, सो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द कांस्टेंट आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस ऑन द डिसीजन वेरिएबल. और यही डिसाइड करता है कि ग्राफ का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा या फिर स्मॉलर होगा किसी एक फिक्स लिमिट से. इसके बाद इसमें जो न्यूमेरिकल है वो हम चेक करते हैं. सो पहले पुट करते हैं गिवन, उसके बाद फिर वैल्यू फाइंड करते हैं. सो हमारे पास गिवन है z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y. इसके बाद जो कांस्टेंट गिवन है वो है x प्लस 2y greater than or equal to 10. Let's say it is equation number 1. Second is 3x plus 4y less than equal to 24. Let's say it is equation number 2. And third is x is greater than or equal to 0, y is greater than equal to 0. Let's say it is equation number 3. सो पहले चेक करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से. यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ओके, अभी मैंने इक्वल टू लिखा है क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड करना है x और y का वैल्यू. सो यहाँ पर x एंड y. अब यहाँ पर चेक करते हैं, अगर मैंने x को 0 एज्यूम किया सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10. सो 2y इज इक्वल टू 10. सो इस केस में y इज इक्वल टू आ जाएगा 10/2. सो y इज इक्वल टू 5. इसके बाद अगर हमने y को 3 एज्यूम किया सो 2 3 जा 6 हो जाएगा. सो x प्लस 6 इज इक्वल टू 10. सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच मीन्स 4. सो हमारे पास x और y का वैल्यू आ चुका है फॉर इक्वेशन नंबर 1. अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. सो x में क्या आ जाएगा, 0 एंड 5. x का 0 तो यही होगा एंड जो y का 5 है वो हो जाएगा 1 2 3 4 5. मतलब जो पहला पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा. ओके, इट इज़ 0,5. एंड इसके बाद हमें चाहिए 3 एंड 4 का. सो x में 3 होगा एंड y में 4 मतलब ये. सो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा इस तरीके से. ये पॉइंट बनेगा 3,4 का. ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है. इस तरीके का कुछ ग्राफ प्लॉट होगा. ओके, ये हो गया ग्राफ का पहला पॉइंट. इसके बाद हमें फाइंड करना है सेकंड ग्राफ के लिए.
सो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 क्या है, 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 24। ओके, सो इसे मैं यहाँ पर एज्यूम करूँगा 3x + 4y इज इक्वल टू 24, ताकि हम इससे इक्वेशन निकाल सकें। अगेन x एंड y आ जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं, अगर मैंने x को 0 एज्यूम किया, ठीक है, अगर मैंने x को 0 एज्यूम किया, सो उस केस में x को 0 एज्यूम करने पे इक्वेशन आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 24, सो y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, सो ये हो जाएगा 4 6। अब इसके बाद अगर हम y को एज्यूम करते हैं 3, सो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 12 को ट्रांसफ़र कर देंगे राइट RHS में, सो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, एंड इस केस में 3x इज इक्वल टू 12 आएगा, जहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4। अगेन ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ सेकंड इक्वेशन का। इसको मैं ड्रॉ करूँगा डिफरेंट कलर से। सो पहले चेक करते हैं x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 मतलब ये आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है x का 4 y का 3, x का 4 y का 3, 3 तो ये हो गया और 4 कहीं ये होगा, इट मीन्स ऐसा कुछ आएगा, ये 3 हुआ, ये 4, मतलब ये पॉइंट आएगा। ओके, अब इन दो लाइन को ज्वाइन करके हमें इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है। सो अगेन इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया ज्वाइन। सो रेड लाइन जो शो कर रहा है वो है इक्वेशन नंबर 1 का, एंड ब्लू लाइन शो कर रहा है इक्वेशन नंबर 2 का। सो ये पॉइंट हो गया 0 एंड 6। सेकेंड पॉइंट इसका था 4,3, ये है 4,3। ओके, अब इसके बाद है जो मेन काम, हमें चेक करना है लिमिटेशंस कि इक्वेशन नंबर 1 का लिमिटेशन और इक्वेशन नंबर 2 का लिमिटेशन क्या है। सो पहले चेक करते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो एक लिमिट से ऊपर होगा। सो हमारा लिमिट क्या है, जो रेड लाइन शो कर रहा है, सो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो रेड लाइन से ऊपर होगा, करेक्ट। मतलब इस केस में जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, हम एरिया जो लेंगे वो लाइन से ऊपर का लेंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं सेकंड इक्वेशन में। सो सेकंड इक्वेशन है लेस देन, इट मीन्स जो पार्ट आएगा एरिया का ब्लू लाइन में वो आएगा उस लाइन से नीचे, लाइक दिस। अब हमें चेक करना है कि ऐसा एरिया जो इन दो लाइन के बीच में आता है। सो हमें दिख रहा है कि वो एरिया हो जाएगा ये रहा, ये हो जाएगा वो एरिया जो कि आपको दिख रहा होगा शेडेड रीजन से। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ये वाला एरिया दिख रहा होगा जो कि आ रहा है इन दोनों लाइन के बीच में।
करेक्ट। अब हमें इस एरिया के जितने पॉइंट्स हैं वो एज्यूम कर लेना है। इनमें से चेक करके हम सारे पॉइंट्स को चेक कर लेंगे। सो अब चेक करते हैं। सो इस ट्रायंगल का जो फॉर्म कर रहा है उसका ये वाला पॉइंट तो हमें पता है विच इज़ 3,4। ओके, डायग्राम में थोड़ा सा भले दूर दिख रहा है बट आप अगर एग्जैक्ट नाप लेकर बनाएंगे, मेज़र करके बनाएंगे तो ये पॉइंट 3,4 पे ही आता है। फर्स्ट पॉइंट है 0,6, सेकेंड इज़ 0,5 एंड थर्ड इज़ 3,4। अब इन तीनों का वैल्यू हमें एक एक करके z वाली इक्वेशन पे पुट करना है। सो यहाँ पुट करते हैं कि जो पहला आया था हमारा रीडिंग वो कितना था 0,6। सो पहले हम पुट करेंगे 0,6 को। अब जैसे ही हम z के प्लेस में x के प्लेस में 0 पुट करेंगे टोटल वैल्यू हो जाएगी 0 एंड y के प्लेस में पुट करेंगे 6। सो z1 का वैल्यू आ जाएगा 6 5 30 और ये कितना 500 था, मतलब 3000। ओके, इसके बाद हमें पुट करना है 0,5। अगेन x के प्लेस में 0 पुट करेंगे तो 0 एंड y के प्लेस में हम पुट करेंगे 5 तो ये आ जाएगा 2500। इसके बाद हमें पुट करना है 3,4। ओके, सो जैसे ही हम पुट करेंगे Z3 के लिए, अब चेक करो x में पुट करना है 3 मतलब 3 × 2, सो ये हो जाएगा 3 2 जा 600। ओके, ओके वेट अ सेकेंड, शायद हमारा वैल्यू थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये जो वैल्यू आएगी इस सेंटर पे ये हमें दिख रहा है 4 और 3, 4,3 ऐसा है। ठीक है, मैंने इसे उल्टा पुट कर दिया था। बस यहाँ पर आप याद रखिएगा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसमें से एक पॉइंट क्या है 4,3, सेकंड पॉइंट है 0,6 एंड थर्ड पॉइंट है 0,5। सो हमने 0,6 और 0,5 को पुट कर लिया है और ये जो वैल्यू है कितना है 4,3 है। ठीक है, शायद मैंने इससे पहले 3,4 बोल दिया था बट वो गलत है, ये वैल्यू है 4,3। सो यहाँ बस वैल्यू पुट करते हैं। 4 × 200 हो जाएगा 800 प्लस 3 × 500 हो जाएगा 1500। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2300। सो ये तीनों का वैल्यू आ चुका है Z1, Z2 एंड Z3 का। हमें क्या निकालना है मिनिमम, शायद तक मिनिमाइज। ओके, सो इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू है विच इज़ 2300, इट इज़ द वैल्यू ऑफ Z जो कि होगा मिनिमम। ओके, सो 2300 इज़ द मेन आंसर। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ सिमिलर क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 1। अगेन पुट कर लेते हैं जो पार्ट गिवन है। सॉल्यूशन सेकंड, यहाँ पर गिवन क्या है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। इसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट गिवन है वो है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। इक्वेशन 1 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन 3। सो ये तीन चीज़ हमारे पास गिवन है। अब इनका यूज़ करके हमें फिर से ग्राफ प्लॉट करके हमें निकालना है मैक्सिमाइज, मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। फिर से इसमें निकलेंगे Z1, Z2, Z3 हो सकता है, और उन सब में से जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा होगा आंसर। सो पहले लेते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 1।
फॉर इक्वेशन 1 3x + 5y इज इक्वल टू 15। यहाँ पर भी हम ले लेंगे x y। अब यहाँ चेक करते हैं, अगर हमने x को 0 एज्यूम किया सो 5y इज इक्वल टू 15, सो y इज इक्वल टू 15/5 विच इज़ 3। इसके बाद अगर हमने y को 0 एज्यूम किया सो 3x इज इक्वल टू 15, सो x इज इक्वल टू 15/3 विच इज़ 5। सो हमारे पास दो वैल्यू आ चुके हैं। अब इन दोनों को ग्राफ बना करके प्लॉट करते हैं डायग्राम में। सो पहला क्या है 0,3, x में 0 एंड y में 3, मतलब ये पॉइंट, ये हो जाएगा 0 3। इसके बाद सेकंड है 5 0, मतलब x में 5 है y में 0, ये हो जाएगा 5,0। ठीक है, अब इनके बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके का लाइन ड्रॉ हो गया, ये रहा लाइन। ओके, इसके बाद चेक करते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के लिए सो फॉर इक्वेशन 2 क्या है, ये 5x + 2y इज इक्वल टू 10। अगेन एक्स वाई, अगर x का वैल्यू 0 है सो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10/2 विच इज़ 5। एंड अगर y का वैल्यू 0 है सो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10/5 विच इज़ 2। सो यहाँ मिल गया हमें दो नंबर फिर से। अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं ग्राफ में। पहले चेक करते हैं 0 5, 0 x में है 5 y में है, मतलब 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आएगा 0,5 का। इसके बाद है 2,0, 2 है x में और y में 0, ये आएगा। अब इनके बीच ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इस तरीके का प्लॉट हो जाएगा ग्राफ। ओके, अब यहाँ देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 में कि जो दोनों ही नंबर थे ये दोनों है लेसर, मतलब जो ग्राफ प्लॉट होगा इन दो लाइन के नीचे होगा दोनों से ही। मतलब हम ड्रॉ कर लेते हैं एरो बना करके, जो ग्राफ होगा एरिया ऑफ ग्राफ वो ब्लू के भी अंदर होगा और सेम तरीके से वो एरिया ऑफ ग्राफ रेड के भी अंदर होगा। सो ग्राफ में ऐसा एरिया चेक करना है जो इन दोनों के अंदर आता हो। सो ये वाला एरिया जो है वो आ रहा है इन दोनों लाइन के अंदर, करेक्ट। अब चेक कर लेते हैं कि इस पूरे पॉइंट में जो क्वाड्रेंट है वो कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर चेक करते हैं, इस जो शेप है इसका पहला पॉइंट हो गया 0,3, ये पॉइंट हो गया 0,0, थर्ड है 2,0। अब चेक करना है ये पॉइंट क्या होगा। ओके, सो इसे हम एज्यूम ही कर लेंगे क्योंकि अप्रॉक्सीमेट जो ग्राफ है वो सेम बनेगा। सो इसे मैं मान सकता हूँ कि ये 2 के आसपास है और नीचे करूँगा तो ये 1 है, मतलब इसे 2,1 लिख लेते हैं। ओके, एक्चुअल में डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है इसलिए हमें ये पता नहीं चलेगा, बट जब एक्चुअली इसे सिस्टमेटिक बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2,1। सो हमें चारों पॉइंट मिल चुके हैं। अब इन चारों को एक एक करके z की वैल्यू में पुट करना है और फिर चेक करना है कि मैक्सिमाइज वैल्यू क्या आती है। सो कौन कौन से वैल्यू है 0 3 2 1, यहाँ लिख लेते हैं। पहला वैल्यू है 0 3, फिर है 2 1, इसके बाद है 2 0 एंड लास्ट में 0 0। सो इसमें चेक करते हैं
जेड का वैल्यू कितना आएगा, जेड का वैल्यू 5x + 3y। अब पुट करो, अगर एक्स के वैल्यू में 0 पुट करना तो ये 0 हो गया, वाई के वैल्यू में 3, 3 3 ज़ा 9 आ गया वैल्यू इसका। सेम चीज़ यहाँ पुट करते हैं, जेड का वैल्यू आ जाएगा एक्स के प्लेस में 2 तो 2 5 ज़ा 10, वाई के प्लेस में 1 मतलब 3, सो 10 + 3 13। अगेन यहाँ पुट करते हैं, एक्स के प्लेस में 2 मतलब 10 + 0 = 10, एंड यहाँ पर 0 0 पुट करने पर z का वैल्यू 0। सो यहाँ पर मैक्सिमाइज जो आंसर आ रहा है वो है 13, सो 13 विल बी द आंसर। और उस आंसर को इस तरीके से हमने निकाला है बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो राइट द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy। ठीक है, ये पार्ट हमें गिवन है कि दोनों में से एक जो है वो फिक्स है कि बॉय है। हमें निकालना है कि जो सेकंड चिल्ड्रन होगा वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खुद भी एक बॉय होगा। सो पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट और आउटकम ऑकरिंग बेस्ड ऑन द ऑकरेंस ऑफ प्रीवियस इवेंट। सो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो लाइकलीहुड होगा किसी एक इवेंट या फिर आउटकम का जो कि होने वाला है वो किस पे बेस होना चाहिए, जो उससे पहले का इवेंट हो चुका है। ठीक है, मतलब जो नया इवेंट आने वाला है वो डिपेंड करेगा पिछले इवेंट पे। सो दैट इज़ नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब चेक करते हैं, सो यहाँ पर गिवन है हमारे पास कि जो एक बॉय है वो एक जो चिल्ड्रन है वो बॉय है। हमें सिर्फ ये निकालना है कि जो सेकंड चिल्ड्रन होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो भी बॉय होगा। सो लेट अज्यूम यहाँ पर हम शो करेंगे, बॉय को मैं शो करूँगा स्मॉल बी से एंड गर्ल को शो करूँगा स्मॉल जी से। ठीक है, सो लेट जो एफ होगा ये शो करेगा, एफ शो द इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय। जो इवेंट एफ है ये शो कर रहा है एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय। एंड जो इवेंट ई है ये शो कर रहा है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। ओके, सो अब एक एक करके इंडिविजुअली इवेंट ई और इवेंट एफ को समझते हैं। पहले चेक करते हैं इवेंट एफ का मतलब क्या है। इवेंट एफ के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि एटलीस्ट वन चिल्ड्रन बॉय होगा। अब चेक करो, वहाँ पर 2 चिल्ड्रन है, अगर एक बॉय हो तो सेकंड क्या होगा, गर्ल। सो हमारे पास इस तरीके से 3 कंडीशन बनेंगे। जैसे इवेंट एफ के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा कि जो इवेंट एफ है ये शो कर रहा है कि जो पहला बॉय होगा तो सेकंड गर्ल, या फिर पहला गर्ल होगा तो फिर सेकंड बॉय, एंड या फिर दोनों ही होंगे बॉय। क्योंकि एटलीस्ट वन बॉय बोला गया है, इसमें मतलब कि कम से कम एक बॉय होना चाहिए। 2 भी हो जाएंगे तो चलेगा बट एक से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकॉर्डिंग टू द इवेंट एफ। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पी एफ। ओके, अब यहाँ पर चेक करते हैं पी एफ। ओके, पहले चेक करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना था, टोटल समेशन। ओके, तो अगर बी को मैं शो कर रहा हूँ बी बॉय से और गर्ल का मतलब जी है, तो जो टोटल आउटकम होगा एस को शो करेंगे टोटल आउटकम से। सो अगर 2 चिल्ड्रन है तो टोटल कंडीशन कितने बनते हैं कि पहला हो जाएगा कि दोनों ही बॉय होंगे, सेकंड हो जाएगा कि
दोनों ही गर्ल होंगे। थर्ड हो जाएगा पहला बॉय सेकंड गर्ल, एंड फोर्थ है पहला गर्ल सेकंड बॉय। सो जो टोटल आउटकम है वो कितना है हमारे पास, 4 है, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर एस से क्या शो कर रहा है, टोटल आउटकम। सो अकॉर्डिंग टू द पी एफ ये शो करेगा कि जो ऑकरिंग इवेंट है डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ऑकरिंग इवेंट कितने हमारे पास, 3, टोटल आउटकम कितना है, 4। सो लेट्स से पी एफ इज इक्वल टू 3/4। इस तरीके से हमें निकालना है अब पीई। यहाँ मैं लिख देता हूँ इवेंट ई, हमें निकालना है। सो पहले चेक करते हैं इवेंट ई में क्या आएगा। इवेंट ई में स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जो दोनों बॉयज़ हैं या दोनों चिल्ड्रन हैं वो क्या होंगे, बॉयज़। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों होंगे बॉयज़। अब अगर मैं निकालूँ पी ई, सो ये क्या हो जाएगा, ऑकरिंग इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। सो ऑकरिंग इवेंट मेरे पास सिर्फ सिंगल है तो 1, एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं हमारे पास, 4। सो इट इज़ 1/4। अब चेक करो कि जो पी एफ है इसका वैल्यू आ गया 3/4, एंड पी ई का वैल्यू आ गया 1/4। सो यहाँ पर हम निकाल लेंगे ई इंटरसेक्शन, इसे शो करते हैं एन से, ई इंटरसेक्शन एफ। अब इसका मतलब ये होता है कि दोनों इवेंट ई और इवेंट एफ में जो टर्म कॉमन होता है वो शो करते हैं इंटरसेक्शन। सो यहाँ हमें दिख रहा है कि इवेंट ई और इवेंट एफ में एक टर्म कॉमन है विच इज़ बोथ बॉय। ओके, सो अगर मैं निकालूँ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन इवेंट कितना है 1, टोटल कितना होता है 4। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू हो गया 1/4। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसा टर्म या ऐसा इवेंट जो दोनों में ही कॉमन हो। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1/4। अब हमें निकालना है सीधा प्रोबेबिलिटी। सो अगर हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ इवेंट ई डिवाइड बाय 4, सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया था 1/4। सो 1/4 डिवाइड बाय पी एफ है 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/3। सो जो प्रोबेबिलिटी होगा कि एटलीस्ट 1 बॉय का वो हो जाएगा 1/3। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम एंड द क्वेश्चन इज इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट मशीन्स ए बी एंड सी। सो यहाँ पर 3 मशीन्स हैं ए बी एंड सी, मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 45% ऑफ द बोल्ट। सो क्वेश्चन में 3 मशीन है और तीनों ही बनाते हैं बोल्ट। सो ए बनाता है 25% ऑफ टोटल, बी बनाता है 35% एंड सी बनाता है 40% ऑफ टोटल। ठीक है, एंड इन तीनों में से जो आउटपुट निकलता है उसका 5%, 4% एंड 2% जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव निकलते हैं। सो ए का 5% जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव होगा, बी का 4% एंड सी का 2% बोल्ट डिफेक्टिव होगा। सो अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट and is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by the machine B? So अगर हम रैंडम एक बोल्ट को उठाते हैं एंड वो बोल्ट डिफेक्टिव निकलता है, सो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बोल्ट मशीन बी से बना होगा, हमें सिर्फ ये चेक करना है। सो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है बेस थ्योरम का, आप देख सकते हैं। बाकी मैं शुरू कर रहा हूँ सीधा न्यूमेरिकल। सो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 मशीन है, सो मैं लिख लेता हूँ मशीन ए, मशीन ए कितना बनाता है
25% ऑफ द बोल्ट, ठीक है, टोटल का 25%। 25% को मैं लिख सकता हूँ 25/100, ओके, या फिर 25 को मैं लिख सकता हूँ 0.25, करेक्ट। सो इतना टोटल ये बोल्ट बनाता है, एंड इतने में से डिफेक्टिव निकलता है 5%। सो 5% को मैं लिख सकता हूँ 5/100, या फिर 0.05। अब आप चेक करो, टोटल बोल्ट ये है, टोटल का इतना डिफेक्टिव निकलता है, ओके, परसेंटेज वाइज। सो मुझे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने बोल्ट हैं जो डिफेक्टिव निकलते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेंशन डिफेक्टिव बोल्ट। डिफेक्टिव बोल्ट, सो सीधे क्या करूँगा, 0.25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.05 से। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू 0.05, जिससे इसका आंसर आ जाएगा 0.0125। अब यहाँ कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि हमने इसका मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, 0.25 को मल्टीप्लाई क्यों किया गया 0.05 से। सो यहाँ पर समझो कि एज्यूम करते हैं कि जो कंपनी है या मशीन है वो बनाता है 100 बोल्ट, ठीक है, टोटल बनाता है 100 बोल्ट, और मान लेते हैं कि उनमें से इसका जो शेयर है वो है 25%, मतलब 25 बोल्ट, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, 25 में से 5% क्या निकल जाएगा, डिफेक्टिव। सो मुझे क्या निकालना है, 25 का 5%। सो 25 का अगर मैं निकालूंगा 5%, जो आता है 1.25, ठीक है। सो 25 का अगर मुझे निकालना है 5%, तो मैंने क्या किया, सीधा मैंने सीधे 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 5%, मतलब कितना होगा 0.05 से। सो इसका आंसर कितना आ गया, 1.25। तो यहाँ भी हमने वही किया है, जितना बोल्ट बनता है उसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डिफेक्टिव बोल्ट से, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, जितना बोल्ट बन रहा है उसे मल्टीप्लाई किया मैंने डिफेक्टिव बोल्ट से। सो निकल गया टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम मशीन 1, ठीक है। अब यही प्रोसेस हमें 3 बार करना है, फॉर मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। अब चेक करते हैं मशीन बी के लिए। मशीन बी, सो इसका जो परसेंटेज है वो है 35%, जिसे मैं सीधे लिख सकता हूँ 0.35। डिफेक्टिव कितना निकलता है इसका, 4%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4% मतलब 0.04। अब जैसा कि मैंने ऊपर में मल्टीप्लिकेशन किया था, मैं यहाँ भी सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा दोनों को। सो 0.35 इंटू 0.04, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आंसर 0.0140। सो ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, 0.0140। इतना टोटल डिफेक्टिव बोल्ट निकल रहे हैं ए एंड बी से। सेम निकाल लेते हैं मशीन सी का, जिसका जो टोटल शेयर है बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग में वो है 40%, एंड 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 0.40। डिफेक्टिव कितने परसेंटेज है इसके, 2%, मतलब 0.02। फिर से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 0.40 इंटू 0.02, आंसर आ जाएगा इसका 0.008। सो ये हो गया नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द मशीन सी। सो इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग निकाल चुके हैं ए, बी एंड सी का, कि ईच मशीन से कितने डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें निकालना है मशीन बी से कितना हो रहा है। सो फेवरेबल कंडीशन मेरे लिए क्या है, सिर्फ मशीन बी, ओके। और सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इन तीनों का समेशन, जो यहाँ पर ए बी सी निकला है, इन तीनों का समेशन। सो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरड फ्रॉम द मशीन सी।
सो मैं सीधे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम मशीन सी, इट इज़ पी सी। ठीक है, सो पी सी का मतलब क्या हो जाएगा एक तरह से कि फेवरेबल कंडीशन हमारे पास सी है डिवाइड बाय टोटल सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है जो टोटल हो, टोटल कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मशीन ए प्लस मशीन बी प्लस मशीन सी। सो यहाँ पर मैं सीधे तरीके से लिख देता हूँ, सॉरी पी सी नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ सी आएगा। जितना बोल्ट, ओके बी है, जितना बोल्ट बन रहा है बी से, सो डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम बी डिवाइड बाय डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का समेशन। सो बी से कितना बन रहा है 0.140, इतना बन रहा है बी से बाय टोटल समेशन। सो 0.0125 प्लस 0.0140 प्लस 0.0080, टोटल करके डिवाइड करना है सिर्फ। टोटल जो समेशन इनका नीचे आ जाएगा 0.0345 और ऊपर कितना आ रहा है 0.0140। सो यहाँ पर डेसिमल कैंसिल होने के बाद प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 140/345, दोनों को 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा 10 बचेगा 5 8 ज़ा 40, नीचे 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45। सो आगे आंसर 28/69। सो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन बी। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, what is the probability distribution of a random variable? So definition चेक कर लेते हैं। It describe how the probabilities are distributed over the value of random variable। ये हो गया definition of this। Then find the probability distribution of number of doublet twins, ठीक है, या फिर दो in 3 rows। ठीक है, मतलब हमें, और ये किसका निकालना है, डाइस का, पेयर ऑफ डाइस। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स, कि अगर हम दो डाइस थ्रो करते हैं एक साथ, सो नंबर ऑफ डबलेट कितने आएंगे। नंबर ऑफ डबलेट का मतलब है कि दोनों डाइस में सेम नंबर का आना। जैसे अगर पहले में 4 आया, सेकंड में भी 4 आना चाहिए, पहले में 5, सेकंड में भी 5। तो यहाँ चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ हम एज्यूम करते हैं, लेट x denotes the number of doublets ओके, जितने भी नंबर ऑफ डबलेट्स होंगे। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है फॉर 3 रोज। सो x का वैल्यू वेराई कर सकता है 0 1 2 एंड 3 तक। ठीक है, अब चेक करते हैं सैम्पल स्पेस कितना है हमारे पास। सो अगर दो डाइस रोल होते हैं एक साथ, सो दो डाइस का जो टोटल सैम्पल स्पेस बनता है वो बनता है 36। ठीक है, अगर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे 1 के साथ पहले 1 आएगा, 1 के साथ 2, ये पूरा होगा 6 तक 1 करो, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, ये होगा 2 से 6 तक, इसी तरीके से 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। सो अगर काउंट करेंगे तो ये टोटल 6 एंड ये टोटल 6, 6 6 36। ओके, सो जो टोटल सैम्पल स्पेस होता है फॉर अ 2 डाइस इट इज़ 36। बट हमें चेक करना है सिर्फ ऐसे नंबर जो डबलेट फॉर्म करें। सो हम 36 तो लेंगे टोटल सैम्पल स्पेस। ओके, सो यहाँ लिख देते हैं टोटल सैम्पल स्पेस फॉर 2 डाइस इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब अगर हमें चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट क्या है 1 1 2 2, उस तरीके से यहाँ आएगा 3 3, यहाँ पर आएगा 4 4
5 5 एंड देन लास्ट में 6 6। सो ये होंगे डबलेट। अब यहाँ चेक करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, अगर हमें डबलेट मिलता है सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो यहाँ पर चेक करो कितने 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज इक्वल टू 6/36 विच इज़ 1/6। ये तो हो गया गेटिंग अ डबलेट। अब अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट, हमें निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमें डबलेट ना मिले। सो पूरा काउंट करने से अच्छा है इस प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर देते हैं। सो इट इज़ 5/6। सो यहाँ पर चेक करो जो 1/6 है ये शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, एंड 5/6 शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट। ठीक है, इसके बाद अब एज्यूम करते हैं यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 होगा, x हमारा शो कर रहा था नंबर ऑफ डबलेट। ठीक है, सो x का वैल्यू 0 मतलब कि ऐसा थ्रो हुआ कि डबलेट कहीं भी नहीं आया, एक बार भी डबलेट नहीं आया। तो अगर डबलेट नहीं आया इट मीन्स क्या आया होगा, नॉट डबलेट। ठीक है, मतलब ये एक बार भी नहीं हुआ रिपीट, तो सिर्फ क्या हुआ होगा कि डबलेट नहीं आया, और डबलेट ना आने का प्रोबेबिलिटी कितना था 5/6। सो हमें अप्लाई करना है फॉर 3 रोज। सो सीधा मैं लिख सकता हूँ 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, जो कि यहाँ पर ये अप्लाई हुआ 3 रोज के ऊपर। सो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 125/216। ओके, सो ये हुआ जब प्रोबेबिलिटी होगा कि डबलेट नहीं आएगा। अब चेक करते हैं कि अगर हमारे पास डबलेट एक आया 1, सो x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब चेक करते हैं कि 1 डबलेट में क्या होगा। अब देखो डबलेट 1 है तो नॉट डबलेट कितने होंगे, नॉट डबलेट कितने होंगे 2, करेक्ट। और जो इनका सीक्वेंस है हो सकता है कि पहले वाले में डबलेट आए और बाकी दो में नॉन डबलेट। सो इसीलिए सकता हूँ मैं कि पहले वाले में अगर डबलेट आया होगा तो ये हो जाएगा 1/6, एंड बाकी 2 में डबलेट नहीं आया होगा तो ये हो जाएगा 5/6 5/6। सेकेंड इसका बन सकता है कि पहले वाले में नॉट आया हो, सेकेंड वाले में डबलेट आया हो, एंड अगेन थर्ड वाले में नॉट। ठीक है, सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं एक करके। थर्ड केस में हो सकता है कि पहले वाले में नॉट आया हो, सेकेंड में भी नॉट आया हो, बट थर्ड थ्रो में डबलेट आ गया हो। सो जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरीके से वेराई कर सकता है। ठीक है, हो सकता है पहले ना आकर बाद में आया हो, या सेंटर में आया हो, या फिर फर्स्ट में आया हो। अब इन सब का समेशन करना है हमें। सो 25 डिवाइड बाय 216 प्लस 25 डिवाइड बाय 216 प्लस 25/216, फिर बेस तीनों का सेम है 216, और ये हो जाएगा 75। सो ये शो कर रहा है कि जब डबलेट जो आया है वो एक बार आया है, यहाँ पर ये शो कर रहा है डबलेट आया ही नहीं। अब हमें चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट 2 टाइम्स एंड नॉट डबलेट 1 टाइम्स। क्लियर। सो डबलेट 2 टाइम्स से मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार आएगा 1/6 एंड एक बार आएगा नॉट। फिर से प्लस, मान लेते हैं जो डबलेट है वो आया था फर्स्ट में, सेकंड में आया था नॉट डबलेट, एंड थर्ड में अगेन डबलेट। या फिर नॉट डबलेट था फर्स्ट में, डबलेट था सेकंड में, एंड डबलेट था थर्ड में। इस तरीके से हम फिर से कर सकते हैं। सो यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा ऊपर 5/216, सब में सेम आएगा 5/216 5/216। इन तीनों का जो बेस है वो अगेन 216 सेम, 5 + 5 + 5 विच इज़ 15।
सो ये शो कर रहा है कि जब 3 डाइस के थ्रो में 2 बार डबलेट आया एंड 1 टाइम्स नॉट अ डबलेट। इसके बाद लास्ट हमारा बचा है एक्स का वैल्यू जब 3 होगा। इसका 3 का मतलब क्या हुआ कि तीनों डबलेट आए हैं। सो तीनों डबलेट आए हैं मतलब नॉट एक भी नहीं आया। सो हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, जिसका आंसर आ जाएगा 1/216। एंड ये शो कर रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ डबलेट है वो है 3 टाइम्स या 3 टाइम्स, एंड नॉट डबलेट जो होगा वो 0 टाइम्स या एक बार भी नहीं आया। ठीक है, सो ये शो कर रहा है सभी का प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस वाइज। एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5।